आवर टॉपिक इज नेस्टेड लूप, है ना। तो नेस्टेड लूप बेसिकली हमारा आ लूप विद इन लूप, a loop within another loop is called nested loop। मतलब एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है तो हमारा वो नेस्टेड लूप होता है, ठीक है। a loop within loop is called nested loop। सिंटैक्स जैसे कि हमारा ये फॉर लूप है, फॉर के अंदर फॉर हो गया, फॉर के अंदर वाइल हो गया, है ना, वाइल के अंदर वाइल हो गया। मतलब दो लूप अगर एक साथ ऐसे हैं तो ये नेस्टेड लूप है, ठीक है। नहीं ऐसे, ठीक। अब फॉर लूप में जानते ही हो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट ऑफ डिक्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ऐसे ही सेम यहाँ पर ये होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है ना। अब ये जो बाहर वाला लूप है इसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ऐसे ही सेम यहाँ पर ये होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है ना। अब ये जो बाहर वाला लूप है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर लूप, जो बाहर है, और जो अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं इनर लूप, ठीक है। जो बाहर है वो आउटर है, जो अंदर है वो इनर है, ठीक। जो बाहर वाला लूप है वो एक प्रकार से देखा जाए वो ओनर है ना, वो ओनर है लूप का मालिक। और जो अंदर वाला लूप है वो स्लेव, स्लेव कह लो या सर्वेंट, वो सर्वेंट है। मतलब कि मालिक जितनी बार कहेगा ओनर में उतनी बार चलना पड़ेगा, है ना। ये ओनर मतलब जितनी बार बोलेगा उतनी बार सर्वेंट को लूप चलाना पड़ेगा। मतलब मान लो ये लूप 5 बार चल रहा है ऊपर वाला, और अंदर वाला 3 बार चल रहा है, तो पहली बार जब ये लूप चलेगा कंडीशन ट्रू होगी, मान लो 1<5, तो ये मतलब 3 बार जब तक पूरा नहीं चल जाएगा तब तक दूसरा काम लेने के लिए ऊपर नहीं जाएगा, है ना। मतलब कि जब तक इसका एग्जीक्यूशन पूरी तरह से फॉल्स नहीं हो जाएगा, है ना, जब ये कंडीशन जब तक इसकी फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। मतलब यही इसका कॉन्सेप्ट है। जब तक अंदर वाला लूप, मान लो ये 5 बार चल रहा है और ये 10 बार चल रहा है अंदर वाला, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली बार कंडीशन ट्रू हुई अंदर आया, तो जब तक ये 10 बार नहीं चल जाएगा तब तक ऊपर, मतलब जब तक इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता तब तक ये दोबारा ऊपर नहीं जाता है ना। मतलब ये ओनर है, ओनर ने पहला काम दिया, इसको मान लो उसको 6 बार करना है, तो पहले काम को ये 6 तरीके से, जब तक ये 6 बार पूरी तरह से नहीं चल जाएगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। फिर 2 हो गया, आई की वैल्यू 1 फिर आई की वैल्यू 2, दूसरा काम दिया, तो फिर से ये दूसरे काम को कितने तरीके से करेगा, 6 तरीके से। फिर तीसरी बार लूप कंडीशन टू, ये भी फिर तीसरी बार हुआ तो भी ये 6 बार चलेगा। फिर चौथी बार फिर 6 बार, जैसे पांचवी बार फिर 6 बार, जैसे 6 हुआ तो फॉल्स हो गया तो बाहर हो गया, जब ये लूप फॉल्स हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो हमारे पास फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस है। फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस है, ठीक है। तो बेसिकली जो नेस्टेड लूप है उसके थ्रू हम लोग पैटर्न प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। पैटर्न प्रोग्रामिंग इसके थ्रू करी जाती है। पैटर्न प्रोग्रामिंग मतलब जो टू डायमेंशनल होता है, हो गया ना, 2D प्रोग्रामिंग जो होती है 2 डायमेंशनल हो जाता है। मतलब जिसमें रो होते हैं और कॉलम होता है, ठीक है। रो होता है, कॉलम होता है। मतलब ऐसे अलग प्रोग्राम आते हैं आपके पास। 1 5 बार, 2 5 बार, 3 5 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। एक तो ये हो गया, एक ये कर सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। तो 5 टाइम्स ये, और ये चल रहा है 5 टाइम्स, है ना। दोनों प्रोग्राम अलग अलग है लेकिन, है ना। इसमें क्या है, इसमें हर रो में सेम वैल्यूज है, और इसमें देखा जाए तो हर रो में अलग अलग वैल्यू है ना। या आप ये भी बोल सकते हो
कि यहाँ पर रो में सेम वैल्यू है और यहाँ पर देखा जाए तो कॉलम में सेम वैल्यू है। या ऐसे भी पढ़ सकते हो, है ना, या ऐसे पढ़ सकते हो कि रो में सेम वैल्यू और रो में डिफरेंट वैल्यू है। तो अगर जब रो में सेम वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जब रो में सेम वैल्यू होती है तो ये जो बेसिकली जो पहला वाला लूप होता है, ये आउटर लूप जो होता है, ये रो को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो अंदर वाला लूप होता है वो कॉलम को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो ऊपर वाला लूप है आउटर लूप, उसके थ्रू हम लोग रो की वैल्यू प्रिंट करते हैं और ये कॉलम की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला लूप है किसके लिए लगा, रो के लिए, और ये किसके लिए चलता है, कॉलम की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। तो अगर हर रो पे सेम वैल्यू है, ये रो है ना, तो यहाँ पर कंसोल डॉट राइट में आपको प्रिंट करना होगा आई। अगर रो में सेम वैल्यू होंगे तो, और अगर रो में डिफरेंट वैल्यू होंगी, दूसरा केस क्या बन गया, इफ रो हैज डिफरेंट वैल्यू, अगर इसमें डिफरेंट वैल्यू है तो क्या प्रिंट करते हैं, तो जे प्रिंट करते हैं। अगर रो में डिफरेंट वैल्यू होती है तो जब भी कोई पैटर्न प्रोग्रामिंग अगर इंटरव्यू में या कहीं पर भी लिखी जाती है या दी जाती है तो सबसे पहले हम यही प्रोग्राम को देख करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर रो की वैल्यू प्रिंट होगी या कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी, है ना। तो आप प्रोग्राम देख के समझ जाओगे कि रो की वैल्यू प्रिंट होगी या कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी। तो अगर इसको देखा जाए तो कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी, क्यों, क्योंकि हर रो पे डिफरेंट वैल्यूज है। तो जे की वैल्यू प्रिंट होगी, जे मतलब कॉलम के लिए, है ना। और अगर रो में सेम वैल्यू है तो रो मतलब आई, है ना, क्योंकि आई वाला लूप चला है ना। जरूरी नहीं है आई और जे लिखो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, तो वेरिएबल का नाम है। यहाँ पर रो इक्वल टू 1, रो लेस देन इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो आप। इंटरनेट पे देखोगे तो रो और कॉल नाम से बना दिए थे वेरिएबल, है ना। तो जरूरी नहीं है आप रो कॉलम से बना लो, किसी भी नाम से बना सकते हो वेरिएबल का नाम। बस ध्यान ये रखना है कि जो वेरिएबल का नाम होगा वही यहाँ पर प्रिंट होगा। अगर रो में सेम वैल्यू होगी तो ये प्रिंट होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। और अगर कॉलम, अगर रो में डिफरेंट वैल्यूज होगी या कॉलम में सेम वैल्यू होगी, ऐसे तो जे की वैल्यू प्रिंट होगी। ये समझे कि जब भी कोई पैटर्न आएगा तो कैसे समझोगे रो प्रिंट होगा या कॉलम प्रिंट होगा, है। अगर रो में सेम वैल्यू है तो रो प्रिंट होगा, और रो में डिफरेंट वैल्यू है तो कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी। समझ गए जी। अब इसको चला के देखो इस प्रोग्राम को। अगर हम यहाँ पर आई प्रिंट करते हैं, आई मतलब ये आंसर आना चाहिए, क्यों, अगर इसी प्रोग्राम में जे प्रिंट कर देंगे तो नीचे वाला आंसर आएगा। ठीक है। अब ये कैसे आएगा देखो, देखो आई की वैल्यू 1 है, इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो ट्रू है कि फॉल्स है, हाँ, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ये ट्रू हो गया। फिर जे की वैल्यू 1, अब ये जब ट्रू हो गया तो ये अंदर जाएगा, है ना, यहाँ नहीं जाएगा। ये इनिशियलाइजेशन एक बार हो गया, इसका काम खत्म, अब यही दोनों आपस में चलते रहेंगे। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 पहली कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आया, अंदर आया तो जे की वैल्यू 1 इनिशियलाइजेशन हुआ। फिर जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5। समझ गए, अरे समझे कि नहीं, यहाँ पर जे की वैल्यू 1 है और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, ठीक, पहली बात है। तो जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा, ठीक है, तो अंदर आएगा तो आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो आई की वैल्यू में क्या प्रिंट हो जाएगा, ये 1 प्रिंट हो जाएगा, मतलब एक 1 प्रिंट हो गया, है ना। फिर मैंने अभी बताया आपको, ये अब ऊपर तो जाएगा नहीं जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता। तो जे की वैल्यू 1 थी, अब 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। तो 1 से अब क्या हो गई, 2 हो गई। तो कंडीशन फिर दोबारा क्या चेक होगी, फिर ये दोनों आपस में चलते रहते हैं ना। तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 5। जब ये 2 लेस देन इक्वल टू 5 हो गया तो फिर यहाँ हम किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, आई की। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, अरे यार 2 लेस देन इक्वल टू 5 हो गया ना। 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आया तो अंदर क्या प्रिंट होगा, आई, तो मतलब क्या प्रिंट होगा, 2 नहीं प्रिंट होगा, 1 होगा। भाई अभी आई की वैल्यू 1 ही है। अरे प्रभु अभी आई की वैल्यू 1 ही है, 2 कैसे प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू थोड़ी ना बड़ी है, तो क्या प्रिंट होगा, 1 ही प्रिंट होगा। दूसरी बात,
फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। नहीं समझे? 4 लेस देन इक्वल टू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5। वैसे ही 6 लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो क्या हो जाएगा ये, है? हाँ, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। ये क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा। तो ये लाइन को क्या कर देगा, फिर चेंज कर देगा। समझ गए? ये समझ आया? ये 5 बार 1 प्रिंट होगा क्योंकि ये लूप कितनी बार चलेगा, ये सर्वेंट है, इसने पहला काम दिया, बोला ओनर ने पहला काम दिया, ये जो अंदर वाला लूप है इसको 5 तरीके से चलाएगा, 5 बार चलाएगा। जब ये 5 बार चलेगा, ए जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 5। तो जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 हुई है यहाँ पे। जे की वैल्यू हुई है 1 2 3 4 5, लेकिन आई की वैल्यू तो 1 ही है, इसीलिए जो है 1 कितनी बार प्रिंट होगा, 5 बार, क्योंकि आई की वैल्यू 1 ही है। अब जब ये लाइन चेंज हो गई, अब ये ऊपर गया, क्योंकि अभी तक तो ये फॉल्स हो नहीं था, तो अब यहाँ पर जाएगा, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, अब दूसरा काम किया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आया। फिर इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट हो जाएगा। तो जे की वैल्यू 1 हुई, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट होगी, तो क्या प्रिंट होगा, गुड, 2 प्रिंट होगा, क्योंकि अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई, तो यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। फिर 2 लेस देन इक्वल टू 5, फिर क्या प्रिंट होगा, 2 ही प्रिंट होगा। फिर 3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर क्या प्रिंट होगा, फिर 2 ही प्रिंट होगा, क्योंकि भाई आई की वैल्यू तो 2 ही है, आई की वैल्यू थोड़ी ना बढ़ी है ना। ऐसे ही कितनी बार चलेगा, 5 बार, तो 2 कितनी बार प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज हो जाएगी। ये कंसोल और राइट लाइन से लाइन चेंज है, तभी मैंने यहाँ कंसोल और राइट लिखा है, और यहाँ पर कंसोल और राइट लाइन लिखूंगा लाइन चेंज करने की, ठीक है। मैंने बताया था राइट और राइट लाइन में क्या डिफरेंस है। फिर जे आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5। इसके अलावा फिर ए से लेकर के 5 तक ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। और आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 3, तो 3 कितनी बार प्रिंट करेगा, 5 बार प्रिंट करेगा। समझ रहे भैया? ऐसे ही 4 लेस देन इक्वल टू 5, ये कितनी बार चलेगा, 4, 4 5 बार प्रिंट होगा। ऐसे ही 5 लेस देन इक्वल टू 5 कितनी बार प्रिंट होगा, 5 बार प्रिंट होगा। फिर 5 से क्या हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये सही है, हाँ, ये फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही ये फॉल्स हो गया, सीधा बाहर हो गया, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा। समझ गए? अब इसी जगह अगर मैं आई की जगह पर क्या प्रिंट कर दूँ, अगर मैं आई ना प्रिंट करके क्या प्रिंट कर दूँ, जे प्रिंट कर दूँ, तो आंसर क्या चेंज हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब जब आई प्रिंट होगा तो ये आंसर आएगा। इसी प्रोग्राम में जब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, जे, तो ये कैसे ये जे आएगा, तो कैसे आएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि आप जान गए हो कि आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब अंदर आया। तो जे की वैल्यू 1 है और 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई, 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, अब जे की, तो जे की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। फिर 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, क्योंकि जे की वैल्यू बढ़ गई ना। अरे भाई अब तो जे की वैल्यू बढ़ गई, तो 2 प्रिंट होगा। ऐसे ही ये 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा पहली बार, है। तो ऊपर वाला लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। इसका मतलब है ये 1 2 3 4 5 अंदर वाला जो लूप है, 1 2 3 4 5, ये 5 बार आएगा, है ना ये। इसीलिए अंदर वाला लूप जो है 1 2 3 4 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। हाँ, पैटर्न प्रोग्रामिंग यही है। किया होगा कभी बीसीए में, ये तो कराया होगा छोटे मोटे प्रोग्राम स्कूल में, मतलब कॉलेज में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर इंट जे लिख दिया, और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट, आई की वैल्यू प्रिंट करी, और यहाँ पर राइट लाइन, ठीक। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो आंसर आप जानते हो क्या आएगा, रो पे सेम वैल्यूज आएंगी ना।
है ना। और अगर मैं यहाँ पर, है ना, और अगर यहाँ पर आई भी क्या कर दूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। कैसे आएगा मैंने नोट पैड में बताया आपको, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब ये प्रोग्राम जो है ये वाला, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आई वाला है। और इसी प्रोग्राम में अगर यहाँ पर क्या लिख दिया जाए तो ये प्रिंट हो जाएगा। आया समझे। ये करना, जो नहीं समझेगा मुझसे पूछ लेना। सर ये प्रोग्राम स्टैटिक से हुआ है डायनेमिक प्रोग्राम? स्टैटिक मतलब ये मत लिखवाना कि इंटर रो और कॉलम, आप डायरेक्ट यहाँ पे कर देना जो भी यहाँ पर दूंगा मैं। अभी देखो जैसे ये है, बताओ इसमें क्या प्रिंट होगा, तुम बताओ। इस प्रोग्राम को देख के समझ में आ रहा है क्या प्रिंट होगा, बस ये बताओ। रो की वैल्यू प्रिंट होगी या कॉलम की, मतलब आई प्रिंट होगा या जे प्रिंट होगा इस प्रोग्राम में, ये बताओ। बाकी लूप में तो चेंज करना पड़ेगा लॉजिक लगाने के लिए। अभी ये तो बताओ कि आई प्रिंट होगा जे। हाँ जे प्रिंट होगा इसमें, इसमें बताओ। इतना सोचना क्यों पड़ रहा है। रो पे सेम वैल्यू तो आई प्रिंट होगा, रो में डिफरेंट वैल्यू तो जे प्रिंट होगा। इतना पता नहीं कहाँ खो गई। मैंने सोचा मैं कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई। इसमें क्या प्रिंट होगा, इसमें स्टार प्रिंट होगा, ना आई प्रिंट होगा ना जे प्रिंट होगा। ठीक है। ठीक है, इसमें कैरेक्टर वाला है, इसको ट्राई करना। ठीक, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, पहले आप अपने मन से ट्राई करो। ये सब बहुत सरल सरल प्रोग्राम है ना, कुछ कठिन नहीं है इसमें। और एज अ फ्रेशर यही सब दे देगा बनाने को। करेक्टर वाला से जे वाला प्रिंट होगा। हाँ, आप बना पाओ तो अच्छी बात है। कहो तो मैं थोड़े कठिन क्वेश्चन भी रख दूँ है, कठिन क्वेश्चन भी रख दूँ भाई। यस। बस ये आ गया तो, तुमने बोला नहीं कि ये आ गया आज सामने। बस पहले 2 स्पेस प्रिंट हो गए, फिर एक स्पेस प्रिंट होगा, फिर कोई भी स्पेस नहीं प्रिंट होगा। मतलब पहला एक स्टार प्रिंट कराना है लेकिन यहाँ पर 2 स्पेस के साथ, फिर यहाँ पर एक स्पेस, और फिर 3 स्टार, फिर 5। ठीक। अगला प्रोग्राम में 1 2 3 4 5, 1 2 3 और एक, मतलब ये और ये, मतलब इसका अपोजिट, मतलब पहले कोई भी स्पेस नहीं, फिर एक स्पेस, फिर 2 स्पेस। ठीक। और फिर क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना। इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो ऐसे तिकोनी वाली जो बर्फी होती है वैसा बन जाएगा, तिकोना बन जाएगा ऐसे। पिरामिड। ठीक है। अब कठिन क्वेश्चन देता हूँ थोड़े।
और यहाँ 1 2 स्पेस। समझ गए? इसका मतलब ये इस प्रोग्राम में क्या है कि पहले कोई भी स्पेस प्रिंटर नहीं करता है, ठीक है। फिर दो स्पेस प्रिंट करना है, फिर 4 स्पेस प्रिंट करना है, मतलब स्पेस होना चाहिए, फिर 6 स्पेस होना चाहिए, और फिर 8 स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अब इसी का अपोजिट प्रोग्राम बनता है, फिर दोनों को मिला दोगे तो ऐसे बन जाएगा, बीच में ऐसे तिगुना दिखेगा खाली खाली, ठीक है। देखो कैसे इसको करेंगे। अब जैसे 5 है, ओम नमः शिवाय, 5 5 4 3 2 5 4 3 2 1, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास 8 स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 1 2 6 स्पेस, 6 स्पेस, फिर 4 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 स्पेस, फिर कोई भी स्पेस नहीं। हो गया ना ये। और फिर क्या करना, इन दोनों को कंबाइन कर देना ऐसे स्टार में, लेकिन स्टार दिखाना होगा तो अच्छा दिखेगा। ये देखा होगा ये प्रोग्राम आपने, है ना? समझ गए? इन दोनों को भी मिला देना, एक प्रोग्राम ये हो जाएगा। सर नीचे वाले का ये नीचे वाला जो क्या हो गया इसको? इसको बता दो कैसे करना है। करके दिखा दो। हाँ हमारे पर अगर कोई अरे प्रभु, ये पहले एक प्रोग्राम ये अलग बनेगा, एक प्रोग्राम ये पहले अलग बनाओगे, फिर इन दोनों का लॉजिक कंबाइन करके लिखोगी। ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम है, लेकिन इसका एक प्रोग्राम और बनेगा। जैसे इन दोनों का प्रोग्राम बनाना, फिर इन दोनों को कंबाइन कर देना, तो तीसरा प्रोग्राम मिल जाएगा आपको। तो ये 3 प्रोग्राम है देखा जाए तो, मतलब ये दोनों तो बना लोगे जब अलग अलग, इसको कॉपी में लिख लोगे, फिर जो तीसरा प्रोग्राम बनाओगे उसको कॉपी में लिखोगे जब आउटपुट आ जाएगा। ऐसे इस प्रोग्राम को पहले कॉपी में पैटर्न लिखेगा, फिर करना पड़ेगा, कॉपी में करना है। मैं तो कॉपी चेक करूंगा ना तुम्हारी। किस दिन बोला था पता नहीं, मुझे याद है 15 नवंबर बोला ना। असाइनमेंट कर दिया था। नहीं नहीं, मैं 15 को देखूंगा। ठीक है, तो फंक्शन बोला जाता था, एक मेथड होता था, है ना? 2 तरीके होते हैं, फंक्शन होता है, मेथड होता है ना? फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में बोलते थे, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी। तो विदाउट क्लास, जो चीज़ बिना क्लास के लिखी जाती है, मतलब जहां पर क्लास के अंदर लिखा गया वो मेथड है। जहां पर विदाउट क्लास आपने वॉइड मेन के वाली मेथड लिख देते थे, वहां पर जिसने पढ़ा है सी प्रोग्रामिंग, है ना? तो वहां विदाउट क्लास जो होता है वो फंक्शन होता है, और इनसाइड क्लास, क्लास के अंदर कुछ लिखा जाता है तो सोया बोलते हैं। तो डेट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड। फंक्शन और मेथड में यही डिफरेंस होता है। जो फंक्शन होता है वो विदाउट क्लास होता है वो जो क्लास के अंदर, जो क्लास के अंदर है तो मेथड है, क्लास के बाहर है तो फंक्शन है। तो सी प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा, सी प्रोग्रामिंग इज फोकस ऑन फंक्शन, सी प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग में जिसको फंक्शन पे अच्छा काम करना आता है वो, मतलब उसका सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन बनाने के 3 स्टेप होते थे। फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। तीन, पहले डिक्लेयर करते थे ग्लोबली, और डिक्लेयर के बाद उसको हम डिफाइन करते थे और फिर कॉल करते थे, है ना? लेकिन मेथड में ऐसा नहीं है, जो क्लास के अंदर लिखा जाता है उसके 2 स्टेप है। क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेथड क्या होता है ना? तो बेसिकली इट इज यूज टू डिवाइड द वर्क ऑफ। नहीं, गलती से तो हो गया, तो आए व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज मेथड, ये नहीं पूछते हैं। ये भले पूछ लेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड, काम की चीज बस यही थी। इसके आगे जो बता रहा हूँ ये तो थ्योरी आपको बस समझने के लिए बता रहा हूँ, है ना? इट इज यूज टू डिवाइड द वर्क ऑफ अ प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम को डिवाइड करने के लिए
है ना, हम लोग इसका यूज करते हैं मेथड का। इट इज यूज्ड टू डिवाइड द वर्क ऑफ अवर प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम के वर्क को डिवाइड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्यों? एक्चुअली हम लोग मेथड का यूज करते क्यों है? हम लोग के पास जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, जब लार्ज प्रॉब्लम होती है, तब हम लोग मेथड का यूज करते हैं। स्मॉल प्रॉब्लम के लिए हम लोग मेथड नहीं बनाते, हम उसके अंदर ही सब लिख देते हैं, मेन मेथड के अंदर ही सब लिख देते हैं, है ना। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर, है ना। इन द कैलकुलेटर प्रोग्राम देयर आर सो मेनी मेथड्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, फैक्टोरियल, मतलब जो भी आप मतलब बनाना चाहते हो, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ या मतलब हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स। जो भी कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना तो और ज़्यादा मेथड हो जाएंगे ना, बहुत सारे मेथड, मान लो 10 मेथड है ना। तो यू कैन क्रिएट दिस प्रोग्राम विदाउट फंक्शन। आप बिना फंक्शन के भी इस प्रोग्राम को बना सकते हो, है ना, बिना मेथड के भी आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो, बट इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, वो अच्छा तरीका नहीं है। इसका मतलब तो ये होगा कि आपने एक ही ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक ऑफ के अंदर सारा सब खिचड़ी बना के रख दी, है ना। तो ये गलत तरीका हो गया कि आपने एक ही सब के अंदर बना दिया, विदाउट फंक्शन आपने काम किया, बेकार है। अब अगर मान लो कभी दोबारा फंक्शन की मतलब सम की जरूरत पड़ी, ये एक्सपोनेंशियल, तो उसको कॉल नहीं कर पाओगे, आप, क्योंकि सबको आपने एक ही के अंदर रख दिया। विद फंक्शन क्या होगा, अगर आपको अब ये लार्ज बड़ी प्रॉब्लम है ना, अब इस बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलरिटी करेंगे, सर मॉड्यूलरिटी करेंगे, है ना, मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे, है ना। तो यही कहा जाता है कि व्हेन यू हैव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देन सॉर्ट ऑल द प्रॉब्लम्स इन स्मॉल ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, है ना। ग्रुप में एक स्मॉल ग्रुप में करेंगे, तो उसको जो स्मॉल ग्रुप हम करेंगे उसको मॉड्यूल बोलते हैं ना, मॉड्यूलरिटी बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मेथड्स वी कैन अचीव मॉड्यूलरिटी, है ना। मॉड्यूलर प्रोग्राम क्या हो गया है? इट इज ऑल्सो यूज टू अचीव मॉड्यूलरिटी इन अवर प्रोग्राम, है ना। मतलब कि हमने क्या किया, एडिशन का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, तो सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है जब हमें कभी मान लो सम की जरूरत हुई, सम को बुला लिया, सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ी, सब्ट्रैक्शन को बुला लिया, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ी, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर की जरूरत पड़ी, फैक्टर को बुला लिया, है ना। एक्सपोनेंशियल की जरूरत पड़ी, एक्सपोनेंशियल को बुला लिया। कोई भी बुला ऑपरेशन पर काम कर, जिसकी जरूरत पड़ी उसको बुला लें। तो जैसे कि आप ऐसे समझ लो, है ना, रियल ऐसे एग्जांपल देते हैं, कोई जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग मेथड का यूज करते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम के लिए हम लोग मेथड नहीं बनाते, हम उसके अंदर ही सब लिख देते हैं, मेन मेथड के अंदर ही सब लिख देते हैं, है ना। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर, है ना। इन द कैलकुलेटर प्रोग्राम देयर आर सो मेनी मेथड्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, फैक्टोरियल, मतलब जो भी आप मतलब बनाना चाहते हो, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ या मतलब हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स। जो भी कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना तो और ज़्यादा मेथड हो जाएंगे ना, बहुत सारे मेथड, मान लो 10 मेथड है ना। तो यू कैन क्रिएट दिस प्रोग्राम विदाउट फंक्शन। आप बिना फंक्शन के भी इस प्रोग्राम को बना सकते हो, है ना, बिना मेथड के भी आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो, बट इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, वो अच्छा तरीका नहीं है। इसका मतलब तो ये होगा कि आपने एक ही ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक ऑफ के अंदर सारा सब खिचड़ी बना के रख दी, है ना। तो ये गलत तरीका हो गया कि आपने एक ही सब के अंदर बना दिया, विदाउट फंक्शन आपने काम किया, बेकार है। अब अगर मान लो कभी दोबारा फंक्शन की मतलब सम की जरूरत पड़ी, ये एक्सपोनेंशियल, तो उसको कॉल नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि सबको आपने एक ही के अंदर रख दिया। विद फंक्शन क्या होगा, अगर आपको अब ये लार्ज बड़ी प्रॉब्लम है ना, अब इस बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलरिटी करेंगे, सर मॉड्यूलरिटी करेंगे, है ना, मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे, है ना। तो यही कहा जाता है कि व्हेन यू हैव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देन सॉर्ट ऑल द प्रॉब्लम्स इन स्मॉल ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, है ना। ग्रुप में एक स्मॉल ग्रुप में करेंगे, तो उसको जो स्मॉल ग्रुप हम करेंगे उसको मॉड्यूल बोलते हैं ना, मॉड्यूलरिटी बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मेथड्स वी कैन अचीव मॉड्यूलरिटी, है ना। मॉड्यूलर प्रोग्राम क्या हो गया है? सो यूज टू अचीव मॉड्यूलरिटी इन आवर प्रोग्राम, है ना। मतलब कि हमने क्या किया, एडिशन का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, तो सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है जब हमें कभी मान लो सम की जरूरत हुई, सम को बुला लिया,
सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ी, सब्ट्रैक्शन को बुला लिया। मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ी, मल्टीप्लिकेशन। फैक्टर की जरूरत पड़ी, फैक्टर को बुला लिया, है ना। एक्सपोनेंशियल की जरूरत पड़ी, एक्सपोनेंशियल को बुला लिया। कोई भी बुला ऑपरेशन पर काम कर, जिसकी जरूरत पड़ी उसको बुला लेंगे। तो जैसे कि आप ऐसे समझ लो, है ना, रियल ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, कोई जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो बर्थडे है ना, बर्थडे है, और बर्थडे में हमने सिर्फ 5 लोग को बुलाया, है ना, आस पड़ोस के 5 लोग को बुलाया। तो यहाँ पर हमें फिर बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है। 5 लोग का तो खाना इंसान खुद ही बना के खिला देगा, है ना। ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि हम एक बर्थडे बनाने जा रहे हैं जिसमें हम 100 लोग को बुला रहे हैं, तो क्या खुद ही बनाओगे? खुद ही बना रहे हो, खुद ही सबको खिला रहे हो, खुद ही गेस्ट को भी रिसीव करने जा रहे हो, ऐसा कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर मॉड्यूलरिटी करनी पड़ेगी। मतलब आपको सबको सबका काम असाइन करना पड़ेगा। झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाएगा, खाना बनाने वाला खाना बनाएगा, खाना रखने वाला खाना को रखेगा, गेस्ट को रिसीव करने वाला गेस्ट को रिसीव करने जाएगा। तो क्या कर दिया, सबको अलग। अब पानी बुलाने वालों को रख दिया, एक बार बुलाएंगे आएगा, दोबारा बुलाऊंगा क्या नहीं आएगा? आएगा, क्यों? रख दिया ना। यही काम है, क्योंकि हमने उसको रख दिया है। अब हमारा जो फंक्शन है वो जो भी, मतलब हमारा बड़ा जो लास्ट प्रॉब्लम थी वो बहुत आसानी से क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम खुद ही करने लगते हैं सब, तो क्या होता, वहां गए थे पानी तक नहीं मिला, यही तो बोलते हैं लोग। तो भाई यही चीज़ है कि अगर आप उसको, तो बड़े प्रोग्राम में जब लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए हम लोग मेथड्स बनाते हैं। मतलब व्हेन वी हैव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, अब समझ में आया, ये सारे नहीं रखते हैं, नॉन ट्रेनिंग वालों के लिए रखते हैं। व्हेन वी हैव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देन अभी आएगा इसमें। हाँ, व्हेन वी हैव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देन वी क्रिएट, हाँ व्हेन वी हैव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देन वी डिवाइड। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम। तो फिर ये वाला सर इसको किसको कैसे होगा? ये पहले से पढ़ा हुआ है जावा। यही पढ़ा, नहीं कहीं और खुद से पढ़ा हुआ। When we have complex problem, then we divide the problem into small modules. एक बार आप डिफाइन कर दीजिए, तो जितनी बार चाहो उतनी बार आप क्या कर सकते हो, बुला सकते हो, है ना। इन सी शार्प देर आर 2 स्टेप्स, बस ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं, टू क्रिएट और एक मेथड। ये नहीं, पहले टाइप्स ऑफ मेथड है, तो 2 तरीके के। पहला होता है लाइब्रेरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग, है ना। लाइब्रेरी या बिल्डिंग होते हैं जो मतलब पहले से डिफाइन है, और दूसरे होते हैं, तो हेयर वी फोकस ऑन यूजर डिफाइंड मेथड। यहाँ हमें फोकस कौन करना है, यूजर डिफाइंड, मतलब विच इज डिफाइंड बाय द यूजर, है ना, विच इज डिफाइंड बाय द यूजर। क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन तो बहुत सरल है, जैसे हमने यहाँ लिखा मैट डॉट, तो सारे देखो आ गए, जो आपको यूज करना है यूज कर लो। आपने यहाँ लिखा स्ट्रिंग डॉट, सारे स्ट्रिंग के आ गए, है ना। तो ये तो सब मतलब बने बनाए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जो आपको खुद के बनाने पड़ेंगे, है ना। खुद के बनाने की जरूरत इसलिए पड़ेगी, मान लो जैसे एडिशन का कोई बना बनाया मेथड है, उसमें 2 पैरामीटर भेज सकते हैं, और आपको रिक्वायरमेंट है 5 पैरामीटर भेजने की, तब तो बनाना पड़ेगा अपना मेथड, जिसमें आप 5 पैरामीटर खुद आपको भेज सको, है ना। तो लाइब्रेरी फंक्शन या लाइब्रेरी मेथड क्या होता है, विच इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द, जो सिस्टम पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है, वो हमारी लाइब्रेरी या बिल्डिंग है।
और यूजर डिफाइन क्या है, विच इज डिफाइंड बाय द यूजर, जो यूजर डिफाइन करता है ना। अब यहाँ पर ये करना है इसी साहब, हम यहाँ दो तरीके अपनाते हैं। एक होता है मेथड को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, मेथड डेफिनेशन, और दूसरा होता है मेथड कॉलिंग। So methodology is not क्या कह रहे हैं, methodological is not correct. मेथडोलॉजी, Yes, sir. ये क्या होता है, समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं, क्या होता है मेथडोलॉजी, क्या ये होते हैं बनाने के मेथड को हम डिफाइन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे एक बार आपने इसको डिफाइन कर दिया, मतलब एक बार आपने मेथड को, मेथड मतलब डेफिनेशन सिर्फ एक बार चलती है, मतलब आपने एक बार किसी को रख लिया, मान लो डेफिनेशन में क्या रख लिया, मान लो आपने पानी देने वाले को रख लिया, डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप उसको दिन भर में जितनी बार बोलो, अगर 8 घंटे के लिए रखा है जितनी बार बोलो उतनी बार आएगा, मना थोड़ी ना करेगा कि नहीं मैं एक ही बार आता हूँ। ऐसे आप समझ लो, आपने ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में किसी एम्प्लॉय को रख लिया, उसको अपॉइंटमेंट दे दिया, डिफाइन कर दिया, अब बॉस उसको जितनी बार बुलाएगा उतनी बार जाएगा, क्या वो मना करेगा नहीं मैं एक ही बार आऊँगा, ऐसा थोड़ा ना बोलेगा मैं एक ही बार आऊँगा, जितनी बार बुलाया जाएगा उतनी बार जाएगा वो। मतलब मेथड कैन बी डिफाइंड एट वंस एंड मल्टीपल टाइम्स यू कैन कॉल इट, मतलब जितनी बार बुलाया जाएगा उतनी बार आप कॉल कर सकते हो, डेफिनेशन बस एक बार आप दे दो, यही। यूडीएफ मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड मेथड लिख दो, यूजर डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड मेथड बनाने के 4 तरीके हैं, इसके अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है दुनिया में, ठीक ठीक है, यही 4 तरीके हैं, इसके अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है दुनिया में, बस यही 4 तरीके यूज करे जाते हैं। मेथड हैज नो पैरामीटर एंड, मतलब आपने एक ऐसा मेथड बनाया जिसमें आपने ना ही कोई पैरामीटर पास किया और ना ही वैल्यू रिटर्न करी। अगला मेथड हैज पैरामीटर, आपने मेथड में पैरामीटर बनाया लेकिन रिटर्न नहीं करी। अगला क्या हो गया, मेथड हैज नो पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, मतलब रिटर्न टाइप है, हाँ ठीक है, आपने एक ऐसा मेथड बनाया जिसमें पैरामीटर तो नहीं लेकिन रिटर्न टाइप है, और अगला जिसमें पैरामीटर भी है और रिटर्न टाइप, समझ गए। इसके अलावा कोई 5वां तरीका दिख रहा है क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी बस यही 4 है, यही 4 तरीके से आप यूजर डिफाइंड मेथड बनाते हो। अब कौन सा मेथड बनाना है, पैरामीटर वाला बनाना है, रिटर्न टाइप बनाना है, पैरामीटर नहीं होना चाहिए लेकिन रिटर्न होना चाहिए, पैरामीटर भी होना चाहिए रिटर्न भी होना चाहिए, ना ही पैरामीटर ना ही रिटर्न, ये तो भाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ योर एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कैसा बनाना है। तो पहले पढ़ लो, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन सा बनाना है ना। ये वही वाली बात है कि युद्ध हो रहा है और हमारे पास धनुष, मतलब उसमें पूरे तीर है, कब कौन सा चलाना है, ये तो भाई जब सिचुएशन आएगी तभी तो डिसाइड करोगे, कि पहले ही ब्रह्मास्त्र चला दोगे। तो भाई ये सब हम आपको यही दे रहे हैं, एक प्रकार से ये हम आपको अस्त्र दे रहे हैं। अब ये अस्त्र जब आप जहाँ जॉब करोगे तो कब चलाना है, ये तो भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और ये वही डिसाइड कर पाएगा जिसने उन अस्त्रों का अच्छे से ज्ञान ले रखा होगा, नहीं तो अगड़म बगड़म तो सभी चला देंगे, कहीं कुछ समझ गया कुछ भी लिख दिया। तो भाई इनको समझ बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा आपको एक एक मेथड में।
तब आपको, जब आप इसके बहुत सारे प्रोग्राम बनाओगे ना, तब आपको आइडिया लगता है कि एक्चुअल में हमें कैसे करना है। जब कोई बता रहा होता है सीनियर कि ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे रिटर्न करेगा, ये एक पैरामीटर जाएगा, रिटर्न होगा, तो वो समझ गए तुम। पैरामीटर भी जाएगा, रिटर्न भी लास्ट वाला। बोलते नहीं पैरामीटर नहीं जाएगा लेकिन वैल्यू रिटर्न ये मेथड करेगा, तो समझ जाना कौन सा। ना पैरामीटर जाएगी, मेथड बनाना है, ना ही पैरामीटर देना है, ना ही रिटर्न करना है, तो समझ जाना है ना। पैरामीटर जाएगा, वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, तो समझ जाओगे। पैरामीटर नहीं जाएगा लेकिन वैल्यू रिटर्न होगी, ऐसे होता है। तो अब आप कैसे करना है, क्या करना है, कभी कभी तो बताया भी जाएगा, कभी कभी आपको अपने दिमाग लगा के भी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो करें। पहली सिचुएशन बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये है हमारा पहला मेथड हैज नो पैरामीटर एंड, मतलब ना ही हमें मेथड में पैरामीटर देना है, ना ही उसकी वैल्यू में हमें वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक, तो क्लास हमारी बनी हुई थी फर्स्ट नाम से। क्लास का नाम मान लो हम कर देते मेथड एग्जांपल, है ना, हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं ना। ठीक, जरूरी नहीं आप क्लास का नाम चेंज करो, मैं कर दिया, ठीक, मेथड एग्जांपल कर दिया। समझ गए, ये मेथड के एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहली सिचुएशन नहीं बताने जा रहा हूँ, पहले मैं कुछ ऐसी प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये नहीं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दो कैसे बनता है ना, फिर बताऊंगा। मतलब अभी मैं यहाँ पर हूँ, डायरेक्ट लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर ये करेंगे, ये इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने जा रहा हूँ, पहले ये यहाँ करूँ मैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखते हैं हम, हैं? ये कैसा मेथड है, नहीं मतलब ये तो बिल्ट इन मेथड है ना, ये तो मेन मेथड है, तो बिल्ट इन है, ये हमने नहीं लिखा है, कि लिखा है तुमने, ये हमने तो ना लिखा है। ठीक है, समझ गए इतना। अब हमें एक क्लास के अंदर, अब मैंने oops नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं, मतलब मेथड्स होते हैं। तो एक क्लास के अंदर आप बहुत सारे मेथड बना सकते हैं, ठीक है। अभी तो एक ही मेथड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही बना करके आपको दे रखा है। अब एक हम अपना मेथड बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये चैप्टर बहुत जरूरी है समझना, ये जिसको समझ में आ गया तो उसका समझना सब बढ़िया है, बढ़िया हो जाएगा आगे करके। इसका सर मैन मेथड में भी एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक ही है ना उसमें, ये शायद इसको ये लोग लिखने नहीं देते क्या, देखते एक बार, मैंने देखा नहीं कभी, जावा में तो होता है, ठीक है, पब्लिक दे सकते हैं। पब्लिक इंटरनल ये सब हो जाते हैं एक्सेस नहीं लगाया तो छोड़ दो, है ना, लिखना मतलब मैंडेटरी नहीं है। लेकिन पहले के जो विजुअल स्टूडियो आते थे शायद उसमें लिखा, जावा में तो है, नहीं लिखते तो यार जावा में तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट एस भी लिखते हैं ना, जावा में तो कमांड लाइन आर्गुमेंट देना पड़ता है। हाँ, नहीं तो उसमें भी एरर आ जाती है, स्ट्रिंग यार जीएसएस भी देना पड़ता है, नहीं तो उसमें एरर आ जाती है जावा में। इसमें दे देना नहीं देते तो देखना, ये मेथड जो है कैसा है, पहले से बना बनाया, मतलब ये बिल्ट इन है, और ये हमने बनाया है। अब जरूरी नहीं यहाँ पर डिस्प्ले नाम ही रखा हो, सोनू मोनू तीनों चीनों, ये तो आपको मेथड कुछ भी लिख दो, यहाँ मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, समझे। और इस मेथड से कुछ ना कुछ काम भी तो करवाना है। अरे यार एम्प्लॉय को बना दिया, इसको कहते हैं मेथड, मेथड को हमने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन मेथड को डिफाइन करने के बाद हमने उसको रो, एम्प्लॉय को रख लिया, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताई नहीं कि भैया अब तुमको जब बुलाया जाएगा तो तुम करोगे क्या, उसके अंदर तो लिखा जाएगा कि अब तुम्हें करना क्या है। तभी देखते नहीं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर अपॉइंटमेंट, है, लिखा रहता है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको क्या काम करना होगा यहाँ आने के बाद। तो डिस्प्ले को अभी क्या काम करना है हमने नहीं बताया, तो बताना पड़ेगा ना। तो तुम्हारा नाम डिस्प्ले, तो तुम क्या करना, ये डिस्प्ले करा दिया करना, मतलब जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तब तुम हेलो सीसार को क्या कर दिया करना, प्रिंट करा देना। नहीं समझे, समझ गए। ये तुम्हारे लिए इतना स्लो लिख रहा हूँ, ये तुम्हें डायरेक्ट अभी यहाँ पर आ जाता, ठीक है। मैं सामने वाले को देख करके ही अस्त्र चलाता हूँ, डायरेक्ट अस्त्र नहीं चला देता कि बाहर अगले चला जाए।
तो पता नहीं क्या पढ़ा दिए। तो ये हो गया मेन मेथड और ये हो गया डिस्प्ले। समझ गए ये चीज राहुल? Yes, sir. अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ, आंसर बताओ क्या आएगा? Hello, sir. हेलो सी साहब आएगा। आप बताइए। वही आएगा। क्या आएगा? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ऑनलाइन प्रोग्राम में जो ओनर है ना अभी, वो करे। ये है ओनर, मालिक यही है। और ये पता है क्या है? ये सर्वेंट, मतलब ये एम्प्लॉय है, समझ लो। Yes, sir. ये एम्प्लॉय है और ये ओनर है। मैं कॉलिंग ही नहीं करी। तो भैया ओनर को पता ही नहीं है कि डिस्प्ले भी हमारे कंपनी में आ गया। मान लो ये कंपनी का नाम है, क्लास के नाम की जगह, और आपकी कंपनी में ओनर है और एक एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय इसको सूचित करने आया ही नहीं कि मैं आ गया हूँ। इसको पता चलेगा? देखो रन कराओ। देखो आया कुछ? किसी को दिख रहा है कुछ? हेलो सी साहब है? मैंने तो बोला ही नहीं नहीं, आपने आंसर दिया था हेलो सी साहब जब इसने। सर मैंने आपको बताया था नहीं नहीं नहीं, जब तक रिटर्न कुछ भी टाइप नहीं होगा करके। ये आंसर था आपका। लेकिन ठीक है चलो, अभी मैंने रिटर्न तो नहीं किया। अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर क्या करना है, इसको कॉल करना। मैंने लिखा डिस्प्ले, ये मैंने लिख दिया डिस्प्ले। ठीक है, क्या ये कॉल हुआ? नहीं हुआ। देखो ना क्या बता रहा है, क्या बता रहा है देखो। हाँ, इसलिए वो An object reference is required for the non-static field, method or property. मतलब मेथड को स्टैटिक करना पड़ेगा, विदाउट प्रोजेक्ट ये एक्सेस नहीं होगा। हाँ हाँ, यही कह रहा है ये। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा आगे की है ना, अभी इसको हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर इस मेथड को डायरेक्ट नहीं बुला सकते, मतलब नहीं एक्सेस कर सकते, है ना। एक्सेस नहीं कर सकते, इसको नहीं कॉल कर सकते वहाँ पे। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? किसका ऑब्जेक्ट बनता है? किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा जब तक, बताओ। ऋतु, ऋतु नाम है ना? ऋतु ही नाम है, हाँ। किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा? सर मेरे कहने का मतलब जब तक ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं करेंगे तब तक नहीं मैंने लगा दिया सर। इस मेथड को आप डायरेक्ट यहाँ पर कॉल नहीं कर सकते क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो अगर इसको अभी के लिए कॉल करना है तो आप क्या करो, यहाँ पर क्या लिख दो? स्टैटिक लिख दो। क्या लिख दो? स्टैटिक। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है स्टैटिक, ठीक है। अभी आप मान के चलो कि मुझे कॉल करना है भाई, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? जैसे ही मैं स्टैटिक लिखूंगा ये कॉल हो जाएगा। क्योंकि ये अभी अभी देखो, अभी ऐसे मान के चलो कि ये भी स्टैटिक और ये भी स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर आप स्टैटिक ही डिफाइन कर सकते हो। मतलब डेटा मेंबर भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, मतलब प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन कर सकते, ना प्रॉपर्टी ना ही मेथड। तो ये स्टैटिक था और ये स्टैटिक था। अब दोनों स्टैटिक स्टैटिक हो गया, कॉल हो गया ना, हो गया कॉल। तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं मेथड। क्या बोलते हैं? तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्या होता है? मेन मेथड होता है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा के नीचे भी रख सकते हो भाई, यहाँ भी रख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से। तो मैंने यहाँ पर डिबगर लगा दिया, उसको रन कराने जा रहा हूँ। ये रन कराया, देखो मेन मेथड में सबसे पहले आया, यही तो हमारा एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का, यहाँ पर आया। अब यहाँ से ये क्या गया? मेथड डेफिनेशन के पास, मालिक ने बुलाया और ये आया और हेलो सी साहब क्या किया? प्रिंट किया। क्योंकि जब भी मैं इसको बुलाऊंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो सी साहब। अब देखो आ गया। नहीं समझे? थोड़ा सा समझ आया? थोड़ा सा ये कि यहाँ पर जो भी हम मेथड बनाएंगे उसको क्या कर देंगे अभी हम? स्टैटिक। अब ये स्टैटिक मेथड क्या होता है, नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है, ये आगे की कहानी है। इसको डायग्राम बना करके समझाना पड़ेगा पूरा, वो मैं आगे बनाऊंगा अभी है।
अभी के लिए ये मान के चलो कि इस मेथड को मुझे अगर कॉल करना था तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टैटिक नाम लिखना पड़ेगा। ये दिमाग में रखो। क्या होता है ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया स्टैटिक, ठीक है, अभी मैंने ये नहीं पढ़ाया स्टैटिक मेथड क्या होता है। अभी मैंने ये बताया बस कि यहाँ पर स्टैटिक था तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टैटिक। आप ऐसे दिमाग में भी स्टोर कर लो, ठीक है। अब ये मेथड जो है एक बार बनाया तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार, मालिक जो है उसको जितनी बार चाहे उतनी बार बुला सकता है। इधर मालिक जो है उसको एक बार चाहे, दो बार चाहे, तीन, जितनी बार चाहे उतनी बार क्या कर सकता है, बुला सकता है। और देखो हेलो सी साहब कितनी बार आ गया, तीन बार आ गया, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो मतलब मैंने बताया यही चीज कि मेथड डिफाइन एट वंस। आप मेथड को एक बार डिफाइन करिए एंड यू कैन कॉल इट मल्टीपल टाइम। आप उसको मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हो कॉल। ये समझ आया मतलब मेरा कहने का है, पक्का। देखो एक तो ये हो गया, ठीक। अभी लेकिन इसको ऐसे करना कैसे वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। मतलब ऐसे ही बना सकते हो, गलत नहीं है, ठीक। अब करना कैसे वो बताता हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। मतलब ये हो गया इनसाइड क्लास, मतलब इनसाइड मेन क्लास। मतलब आपने क्या किया बताओ, इस प्रोग्राम में आपने क्या किया, मेन क्लास के अंदर ही मेथड बनाया है ना। ये क्लास थी मेरी, क्लास के अंदर क्या था, मेन मेथड था, और इसी के अंदर आपने क्या बनाया, यूजर डिफाइंड मेथड बना दिया, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इनसाइड मेन क्लास यू क्रिएट यूजर डिफाइंड मेथड। आपने क्या किया, मेन क्लास के अंदर ही, मेन क्लास नहीं मेन मेथड, आपने क्या किया मेन मेथड के अंदर ही अपना यूजर डिफाइंड मेथड बनाया, है ना। मतलब मेन मेथड के अंदर ही आपने यूजर डिफाइंड मेथड बनाया, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या हो गया, समझ सही है। ठीक है, ये क्या है, इनसाइड मेन मेथड यू कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड मेथड। आपने क्या किया, मेन मेथड के अंदर क्या बनाया, यूजर डिफाइंड मेथड बनाया, ठीक। अब हमें लेकिन ऐसे नहीं करना, हमें करना कैसे, देखो ऐसे भी आप बना सकते हो, लेकिन देखो ऐसे भी रिक्वायरमेंट आती है कभी कभी, कभी कभी दूसरे तरीके से रिक्वायरमेंट आती है। ये हमने यहाँ पे एक और दूसरी क्लास बनाई, मान लो उसका नाम क्या दे दिया, एबीसी, कुछ भी नाम दे सकते हो, या मैंने ऐसे दे दिया माई मेथड, मैं अपना मेथड बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने इस क्लास का नाम माई मेथड। अब यहाँ पे दो अलग अलग क्लासेस हो गई, ठीक है। एक क्लास का नाम मेथड एग्जांपल, एक क्लास का नाम माई मेथड। अब मेरा मेथड यहाँ पर आएगा इसके अंदर, तो मैंने इसको लिख दिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यहाँ लिख दिया मैंने हेलो सीसा, ठीक। और ये मेरा एक मेथड ये है, ठीक है। तो ये जो है मेरा, ये ओनर तो है नहीं, ये मेरा क्या है, यूजर डिफाइंड मेथड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड डेफिनेशन। और ये है हमारा ओनर, ठीक है। ये मैंने मेथड को डिफाइन कर दिया। अब अभी क्या आउटपुट आएगा, अगर अभी देखा जाए तो अभी क्या आउटपुट आएगा, अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करूँ तो कुछ आउटपुट आएगा ऑनलाइन, होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, देखो कुछ नहीं आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस मेथड को यहाँ पर मेन मेथड में क्या करना है, कॉल करना है। कर लिया कॉल मैंने, ठीक है जी, राहुल है ना, ठीक है। अब जब आप देखोगे इसके ऊपर करके, तो ये देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है द नेम डिस्प्ले डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो किसके अंदर है, माई मेथड के अंदर, और माई मेथड यहाँ बंद हो चुका है ना। और मेथड एग्जांपल जो है वो यहाँ पर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, कोई भी दोनों क्लास एक दूसरे को नहीं जानती,
ये दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दोनों क्लास एक दूसरे को नहीं जानती, ठीक है। लेकिन जो ये जो मेन क्लास है, ये जो मेन मेथड है, ये ओनर है इस क्लास का, मतलब ये ओनर है इस क्लास का, ठीक है। और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से होता है, ठीक है। ओनर मेन मेथड से होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा कि ये आप समझ लो कि ये हमारा मेन मेथड है, ठीक है। ये हमारी मतलब समझ लो मेन मेथड वाली क्लास है जो कि ओनर है, ठीक है। और ये हमारी ये क्लास है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस क्लास के लिए इसके अंदर मेमोरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये इसको जानता नहीं ना। मेथड एग्जाम्पल जो है वो इसको नहीं जानता है, और मेथड एग्जाम्पल जो है वो ओनर है, और मेथड एग्जाम्पल नहीं जानता कि हमारे बगल में भी एक पड़ोसी आ गए हैं। तो क्या करना पड़ेगा? मेन मेथड के अंदर माई मेथड के लिए मेमोरी बनानी पड़ेगी। मेन मेथड के अंदर मतलब एक जगह बनानी पड़ेगी, तभी तो मेन मेथड को पता चलेगा कि माई मेथड नाम से भी कोई है ना। तो अब हम क्या करेंगे? उस क्लास का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका? माई मेथड का। तो एक मिनट, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले सिंटैक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स होता है क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इनसाइड मेन क्लास यू क्रिएट यूजर डिफाइंड मेथड। आपने क्या किया? मेन क्लास के अंदर ही, मेन क्लास नहीं, मेन मेथड, आपने क्या किया? मेन मेथड के अंदर ही अपना यूजर डिफाइंड मेथड बनाया है ना। मतलब मेन मेथड के अंदर ही आपने यूजर डिफाइंड मेथड बनाया, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या होगा? तब सही है। ये क्या है? इनसाइड मेन मेथड यू कैन क्रिएट, यू क्रिएट यूजर डिफाइंड मेथड। आपने क्या किया? मेन मेथड के अंदर ही क्या बनाया? यूजर डिफाइंड मेथड बनाया, ठीक। अब हमें लेकिन ऐसे नहीं करना, हमें करना कैसे? देखो, ऐसे भी आप बना सकते हो, लेकिन देखो ऐसे भी रिक्वायरमेंट आती है कभी कभी, कभी कभी दूसरे तरीके से रिक्वायरमेंट आती है। ये हमने यहाँ पे एक और दूसरी क्लास बनाई, मान लो उसका नाम क्या दे दिया? एबीसी, कुछ भी नाम दे सकते हो। या मैंने ऐसे दे दिया माई मेथड, मैं अपना मेथड बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने इस क्लास का नाम माई मेथड। अब यहाँ पे दो अलग अलग क्लासेस हो गई, ठीक है। एक क्लास का नाम मेथड एग्जाम्पल, एक क्लास का नाम माई मेथड। अब मेरा मेथड यहाँ पर आएगा इसके अंदर, तो मैंने इसको लिख दिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यहाँ लिख दिया मैंने हेलो सीजर, ठीक। और ये मेरा एक मेथड ये है, ठीक है। तो ये जो है मेरा, ये ओनर तो है नहीं, ये मेरा क्या है? यूजर डिफाइंड मेथड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड डेफिनेशन। और ये है हमारा ओनर, ठीक है। ये मैंने मेथड को डिफाइन कर दिया। अब अभी क्या आउटपुट आएगा? अगर अभी देखा जाए तो अभी क्या आउटपुट आएगा? अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करूँ तो कुछ आउटपुट आएगा ऑनलाइन? क्या गया है? डिफाइन। मैंने आपको दो चीज बताई, देखो, मेथड को डिफाइन करना और मेथड को कॉल करना। मेथड डेफिनेशन और मेथड कॉलिंग। आपने मेथड को कॉल नहीं किया, और इस मेथड को कॉल कौन करेगा? ओनर। तो अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, देखो कुछ नहीं आएगा। तो अब मुझे क्या करना है? इस मेथड को यहाँ पर मेन मेथड में क्या करना है? कॉल करना है। कर लिया कॉल मैंने, ठीक है जी। राहुल है ना, ठीक है। अब जब आप देखोगे इसके ऊपर करके, तो ये देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है द नेम डिस्प्ले डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि जो डिस्प्ले है वो किसके अंदर है? माई मेथड के अंदर, और माई मेथड यहाँ बंद हो चुका है ना। और मेथड एग्जांपल जो है वो यहाँ पर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। कोई भी, दोनों क्लास एक दूसरे को नहीं जानती,
ये दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दोनों क्लास एक दूसरे को नहीं जानती, ठीक है। लेकिन जो ये जो मेन क्लास है, ये जो मेन मेथड है, ये ओनर है इस क्लास का, मतलब ये ओनर है इस क्लास का, ठीक है। और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से होता है, ठीक है। ओनर मेन मेथड से होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा कि ये आप समझ लो कि ये हमारा मेन मेथड है, ठीक है। ये हमारी मतलब समझ लो मेन मेथड वाली क्लास है जो कि ओनर है, ठीक है। और ये हमारी ये क्लास है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस क्लास के लिए इसके अंदर मेमोरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये इसको जानता नहीं ना। मेथड एग्जाम्पल जो है वो इसको नहीं जानता है, और मेथड एग्जाम्पल जो है वो ओनर है, और मेथड एग्जाम्पल नहीं जानता कि हमारे बगल में भी एक पड़ोसी आ गए हैं। तो क्या करना पड़ेगा? मेन मेथड के अंदर माई मेथड के लिए मेमोरी बनानी पड़ेगी। मेन मेथड के अंदर मतलब एक जगह बनानी पड़ेगी, तभी तो मेन मेथड को पता चलेगा कि माई मेथड नाम से भी कोई है ना। तो अब हम क्या करेंगे? उस क्लास का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका? माई मेथड का। तो एक मिनट, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले सिंटैक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ये आपको समझना पड़ेगा। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स होता है क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू क्लास का, ठीक है। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। समझ गए सिंटैक्स? क्यों जी? यहाँ पर न्यू एक कीवर्ड होता है। न्यू इज अ कीवर्ड दैट एलोकेट द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। वो क्या करता है? उस क्लास के लिए मेमोरी क्रिएट करने का काम करता है। इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पर क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। यहीं पर तो मुझे मेन मेथड के अंदर ही तो इस क्लास को बताना है। अरे यार, मेन मेथड को ही तो पता चलना चाहिए कि माई मेथड नाम से भी है कोई। तो क्लास का नाम क्या है? माई मेथड। माई मेथड यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपने बना लिया माई मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया ना। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मान लो मैंने दे दिया ओबी जे माई मेथड दे दिया, ये दे दिया ऑब्जेक्ट का नाम। क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट का नाम। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, सीनू मीनू चीनू कुछ भी दे सकते हो, है ना। लेकिन कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट मस्ट भी मतलब एक सही नाम देना चाहिए, है ना, मतलब रिलेटेड हो कुछ। तो ये सिंटैक्स है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। सिर्फ यही नहीं है, 3 तरीके होते हैं, लेकिन अभी तो पहले एक ही याद रखो। फिर 3 तरीके बाद में डॉट नेट कोर में बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं बता रहा, वो डॉट नेट कोर में बताऊंगा। फिलहाल अभी समझ में आया इस क्लास का ऑब्जेक्ट मेन मेथड के अंदर क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि भैया ये क्लास यहाँ पर बंद हो गई है, और ये जो माई मेथड है, ये जो मेन मेथड है, ये नहीं जानता कि ऊपर भी कोई माई मेथड नाम से है, क्योंकि ये यहाँ बंद हो जा रहा है और ये यहाँ बंद हो जा रहा है, दोनों अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये माई मेथड का इसके अंदर मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? अब मेन मेथड जान गया कि ऊपर एक पड़ोसी आए हैं, ठीक है। मेन मेथड जान गया कि ऊपर भी हमारे एक पड़ोसी, जिसके लिए हमने तो इसने क्या किया? मेन मेथड के अंदर एक मेमोरी बना दी। अब हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ओबीजे माई मेथड, ये तो है। और डॉट क्या लिखेंगे? डिस्प्ले। जैसे ही हम डॉट डिस्प्ले करेंगे तो एरर हमारी कठिन लग रहा है भाई, ये समझना पड़ेगा। सर ये ऑब्जेक्ट हीप में स्टोर होता है या स्टैक में? हीप मेमोरी में है। जो भी हमारा वैल्यू टाइप होता है वो स्टैक में होता है, जो भी रेफरेंस टाइप होता है वो हीप में होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा रेफरेंस टाइप है तो हीप में होता है। F10 किया, यहाँ पे गए, और यहाँ से कहाँ जाएगा? मेथड कॉल हुआ ना, ऊपर गया, और यहाँ से हेलो सी सा प्रिंट हो सर ये जाएगा। आपने ऊपर नीचे करेंगे, हम इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हो गया क्या? हाँ, इसको चाहे ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिख लो, चाहे कैसे लिख लो, ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
स्टार्ट होता है। ये लो यहाँ कर लो, अभी भी सेम आंसर आएगा। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये तो मैं करता रहा हूँ, चाहो तो आप इसको यहाँ से हटा लो, हटा लिए। तो ऐसा नहीं बनाता हूँ कि आप लोग कंफ्यूजन हो, राइट क्लिक करो। हाँ अरे अरे न्यूमेट पैकेज में चला जाओ, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड में जाओ, एक क्लास बना लो। और सही तरह, अरे अरे फिर कहीं और क्लिक हो गया, ऐड में आइटम पे हो गया, डायरेक्ट क्लास आ रहा था। ये क्लास का नाम दे दो माई मेथड। तो आपने बना लिया माई मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया ना। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मान लो मैंने दे दिया ओबी जे माई मेथड दे दिया, ये दे दिया ऑब्जेक्ट का नाम। क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट का नाम। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, सीनू मीनू चीनू कुछ भी दे सकते हो, है ना। लेकिन कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट मस्ट भी मतलब एक सही नाम देना चाहिए, है ना, मतलब रिलेटेड हो कुछ। तो ये सिंटेक्स है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। सिर्फ यही नहीं है, 3 तरीके होते हैं, लेकिन अभी तो पहले एक ही याद रखो, फिर 3 तरीके बाद में डॉटेड कोड में बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं बता, वो डॉटेड कोड में बताऊंगा। फिलहाल अभी समझ में आया इस क्लास का ऑब्जेक्ट मेन मेथड के अंदर क्यों बनाना पड़ा। क्योंकि भैया ये क्लास यहाँ पर बंद हो गई है, और ये जो माई मेथड है, ये जो मेन मेथड है, ये नहीं जानता कि ऊपर भी कोई माई मेथड नाम से है, क्योंकि ये यहाँ बंद हो जा रहा है और ये यहाँ बंद हो जा रहा है, दोनों अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये माई मेथड का इसके अंदर मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब मेन मेथड जान गया कि ऊपर एक पड़ोसी आए हैं, ठीक है। मेन मेथड जान गया कि ऊपर भी हमारे एक पड़ोसी, जिसके लिए हमने, तो इसने क्या किया, मेन मेथड के अंदर एक मेमोरी बना दी। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे माई मेथड, ये तो है। और डॉट क्या लिखेंगे, जैसे ही हम डॉट डिस्प्ले करेंगे तो एरर हमारी कठिन लग रहा है भाई, ये समझना पड़ेगा। सर ये ऑब्जेक्ट हीप में स्टोर होता है या स्टैक में? हीप मेमोरी में है। जो भी हमारा वैल्यू टाइप होता है वो स्टैक में होता है, जो भी रेफरेंस टाइप होता है वो हीप में होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा रेफरेंस टाइप है तो हीप में होता है। F10 किया, यहाँ पे गए, और यहाँ से कहाँ जाएगा, मेथड कॉल हुआ ना, ऊपर गया, और यहाँ से हेलो सी प्रिंट हो सर ये जाएगा। आपने ऊपर नीचे करा, हम इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हो गया क्या। हाँ, इसको चाहे ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिख लो, चाहे कैसे लिख लो, ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट होता है। ये लो यहाँ कर लो, अभी भी सेम आंसर आएगा। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये तो मैं करता रहा हूँ, चाहो तो आप इसको यहाँ से हटा लो, हटा लिए। तो ऐसा नहीं बनाता हूँ कि आप लोग कंफ्यूजन हो, राइट क्लिक करो। हाँ अरे अरे न्यूमेट पैकेज में चला जाओ, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड में जाओ, एक क्लास बना लो। और सही तरह, अरे अरे फिर कहीं और क्लिक हो गया, ऐड में आइटम पे हो गया, डायरेक्ट क्लास आ रहा था। ये क्लास का नाम दे दो माई मेथड। समझ गया जी, समझ गए, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हो गया, सब सेट है। मेन मेथड कहाँ है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से होता है। रन कराओ, रन कराओ। दो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसा तो मैं अगर 10 क्लास बनाऊंगा तो क्या अलग अलग बनाऊंगा, तो पागल हो जाओगे, इसलिए मैंने एक ही में कर देता हूँ। लेकिन कर सकते हो, ये दिखा दिया, ये देखो यहाँ पर आया, सेम आउटपुट आएगा हेलो सी साथ, कुछ भी कर सकते हो यार, यू कैन डू एनीथिंग। 4 क्लास बनाऊंगा, 4 अलग क्लास बना के इंटीग्रेट कर दूंगा मेन मेथड के साथ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, देखो आ गया सेम आंसर। लेकिन ये थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अलग अलग क्लास में सर नेम स्पेस सेम रहना चाहिए ना, तो वो वाला। हाँ, डिफरेंट नेम स्पेस भी हो जाता है, वो भी आगे की कहानी है, जब इनकैप्सुलेशन पढ़ाऊंगा वो भी आगे की कहानी है, उसमें और मजा आएगा। अभी अभी हमें क्या करना है, अभी हम अलग नहीं बनाते हैं ना, इसको कॉपी करके कट, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और इसको कहाँ रख लेते हैं, कहीं भी रख लो, इस क्लास के ऊपर रख लो, चाहे इस क्लास के नीचे रख लो, ठीक है जी। अभी यहीं रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है, लेकिन अलग भी रख सकते हो, दिखा चुका हूँ। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा यार ये ट्रिकी है, खासकर तुम्हारे लिए, मतलब जो भी मतलब बीटेक बीटेक करके उसके लिए तो ये सिंपल है, वो तो जल्दी। आपका क्या बीटेक है, एलसी है क्या? एलसी आई थी। नहीं नहीं, रेफरेंस अगर इसकी बात देखो, ये एक सेम ही नेम स्पेस था। हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन किया, ये नेम स्पेस देखो सेम था, नेम स्पेस सेम था। ये नेम स्पेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, है ना? ये नेम स्पेस है ना। नेम स्पेस तो हमारा बैच 10 AM कंसोल 19/10/2025 था। तो इसी सेम नेम स्पेस के अंदर तो मैंने मेथड एग्जांपल बनाया था, देखो ना, ये एक मिनट, माई मेथड बनाया था ना, ये माई मेथड देखो, दोनों देखो, ये देखो, नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस सेम है ना। तो इसीलिए मुझे रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी। रेफरेंस देने की जरूरत तब पड़ती जब नेम स्पेस डिफरेंट हो जाता, तब वो ना पहचान पाता। वो भी केस आएगा आगे, अभी नहीं आएगा, बहुत आगे आएगा, अभी जब इनकैप्सुलेशन पढ़ाऊंगा तब आएगा। नेम स्पेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ये बनाई कलेक्शन ऑफ क्लासेस, यहाँ पर भी चाहो 1000 क्लासेस में डालो सेम नेम स्पेस के अंदर, तो रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्लास के नेम से कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर सिक्योरिटी लगाना चाहते हो वो आगे की चीज़ है ना, अभी मैं नहीं खुल सकता पूरी तरह से, मैं भी नहीं बता रहा कुछ, ठीक है, इतना बस, ठीक। अभी मैं चाहूँ तो कॉल नहीं होगा, अभी मैं प्राइवेट बना दूंगा, फिर कॉल नहीं होगा। हाँ, तो मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, अभी फिलहाल ये यार ये समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, आगे की चीज़ें को डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो अभी इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसमें देखो भाई, आपको समझ में आ रहा है कुछ? राहुल, मैंने क्लास बनाई और एक अपना मेथड बनाया और इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया। सही तरीका ये है कि समझने के तौर पर आप क्या किया करो, मेन मेथड को नीचे रखा करो, ठीक है, मेन मेथड को नीचे रखा करो। इससे ये होगा कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट नीचे बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि मेन मेथड भाई इसको नहीं जानता है, और बिना मेन मेथड के जाने तो तुम, मतलब यही वही वही बात हो गई कि तुम आ गए और तुम ओनर को ही नहीं जानते, तो बिना ओनर के जाने तुम्हें सैलरी मिलेगी ही नहीं, तुम्हारा एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। तो ओनर को बताना बहुत जरूरी है, और ओनर कौन है, मेथड एग्जांपल है, मतलब जिस क्लास का ओनर वही है जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है वो क्लास ही ओनर होती है। जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है, अ क्लास विच कंटेन मेन मेथड, a class which contain main method, that class is the owner of the class। यहाँ पर मैं चाहूँ अभी एक क्लास और बना सकता हूँ, मैं यहाँ चाहूँ 4 क्लासेस और बना सकता हूँ, लेकिन ओनर कौन रहेगी, मेथड एग्जांपल ही रहेगी, क्योंकि मेथड एग्जांपल क्लास के अंदर ही क्या है, मेन मेथड है। तो जिस भी क्लास के अंदर मेन मेथड होता है वो क्लास राजा होती है, और बाकी सब प्रजा, ऐसे समझ लो आप। यहाँ पर अभी आपने 2 क्लास बनाई है ना, माई मेथड और मेथड एग्जांपल, तो इन दोनों क्लास में राजा कौन, ये जो ये जो डिस्प्ले है ना, ये जो डिस्प्ले है ये यूजर डिफाइन है, और जो मेन मेथड है ये, एक मिनट होल्ड, मेथड तो ओनर जो है क्लास का वो यही है, मेथड एग्जांपल। तो यहाँ पर आप चाहे जितनी क्लासेस बना लो, आपको हर क्लास, जितनी भी क्लासेस बनेगी, मेथड एग्जांपल को आपको बताना पड़ेगा, और बताने का तरीका क्या है, इस क्लास के लिए यहाँ पर स्पेस बना दो, जैसे ही आप ये मेमोरी बना देते हो तो मेथड एग्जांपल जान जाता है, इसके लिए मेमोरी बन गई, मतलब एक रेफरेंस बन गया। हाँ हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे यहाँ पर? तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, जैसे यहाँ पर भी स्टैटिक कर दिया, तो अब नहीं, अब ये एरर मारता है ना। सबसे पहले तो देखो इसका आप मतलब डिक्लेयर करेंगे स्टैटिक, तो आप स्टैटिक अगर क्लास होगी तो आप उसका क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो आपको कॉल, तो ये पता है कैसे कॉल होता है, जैसे अभी वहां पर हुआ था यार, डायरेक्ट नहीं होता है,
डायरेक्ट नहीं होगा, क्लास के नेम से होता है। क्लास के लिए कैसे होता है? माई मेथड डॉट, यार ये आगे की चीज़ है ना, इन लोग के लिए जरूर सही नहीं है। अब ये लिख दिया, ये कंफ्यूज हो गया कि नहीं? हाँ, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन है ये अभी भूल जाओ, ये भूलने दो यार इन लोग को भी, ये सब चीज़ें अभी यहाँ मत करो डिस्कस, फालतू में दिक्कत हो जाएगा, मुझे पता नहीं क्या करती। अब ये है फिलहाल, इसका मतलब ये है कि माई मेथड को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माई मेथड के लिए एक स्पेस बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, इट क्रिएट मेमोरी, इट क्रिएट मेमोरी फॉर किस मेथड के लिए, माई मेथड क्लास। इसने क्या किया, माई मेथड क्लास के लिए एक मेमोरी बना दी। तो जब मेमोरी बना दी तो इसका मतलब हो गया कि आपने ओनर के पास जाकर के अपने लिए मेमोरी बना दी। इसका मतलब ओनर अब आपको भी क्या करने लगा, मतलब ओनर के संपर्क में आ गए। इसका मतलब ओनर अब आपको जानने लगा, तो जैसे ही ओनर आपको जानने लगा तो उसका मतलब है भाई इस मेमोरी से जो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना, इसके रेफरेंस से आप क्या करोगे, तो भैया जब ओनर आपको जानने लगा तो ओनर के अंदर जितने सदस्य रहते हैं, इधर देखो इधर, ओनर के अंदर जितने सदस्य रहते हैं, एक सदस्य कौन रहता है, डिस्प्ले। तो इसका मतलब यह है कि अब ओनर के अंदर जितने सदस्य रहते हैं वो उसको भी जानने लगेगा। लेकिन अगर आप माई मेथड के अंदर जितने सदस्य बनाना चाहते हो बना लो, एक मेथड, 10 मेथड, 50 मेथड। आप चाहते हो कि मेरे सारे के सारे फैमिली मेंबर को मेन मेथड जाने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस। अरे होता नहीं है कि मान लो कोई अधिकारी है, मान लो ये अधिकारी है, मान लो अधिकारी है, और हमारे पास ये हमारा घर है, और हमारे घर में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग, लेकिन ये अधिकारी है तो अभी तो ये जानता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ कहते हैं ना, जुगाड़, रेफरेंस लगा दो भाई मेरा, ताकि वो जाने। तो जैसे ही रेफरेंस लगा, जैसे ही एक बंदा आपके घर में, मतलब एक बंदे ने जैसे यहाँ पे रेफरेंस लगाया, तो जितने भी अंदर बंदे होंगे वो सबका ऑटोमेटिकली क्या होता है, रेफरेंस, मतलब जान पहचान हो जाती है। तो ये वही जान पहचान हो गई कि जैसे ही माई मेथड का रेफरेंस इसके अंदर आ गया, तो मतलब माई मेथड अब जानने, मेथड एग्जांपल जानने लगा माई मेथड को। इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसके रेफरेंस से क्या होगा, बाकी के भी आप लोग, अरे यार एक का रेफरेंस कहता नहीं है कि यार हमारे घर में एक लोग अगर यहाँ पर चला जाए तो हमारे सारे लड़के उसी फील्ड में चले जाएंगे। ये वही बात हो गई कि एक अगर आ गया माई मेथड तो उसके अंदर जितने भी उसके फैमिली मेंबर थे वो सारे के सारे क्या हो गए, सेट हो गए। तो ये वही वाली बात है, आपके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, समझे कि कैसे ये हुआ पॉसिबल, कि जैसे आपने इसको यहाँ पर बनाया, वैसे ही जैसे ही एक का रेफरेंस आ गया तो इसके रेफरेंस से, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, एड्रेस होता है, तो इसके एड्रेस से क्या होगा, आप सारे के सारे मेथड को क्या कर सकते हो, एक मेथड, 2 मेथड, इसके अंदर प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, जो भी होगा सबको आप एक्सेस कर सकते हो। समझे जी? तो कुछ समझ में आया ये ऑनलाइन? सर माई मैथ क्रिएट मेमोरी फॉर किस मेथड के लिए, माई मेथड क्लास। इसने क्या किया, माई मेथड क्लास के लिए एक मेमोरी बना दी। तो जब मेमोरी बना दी तो इसका मतलब हो गया कि आपने ओनर के पास जाकर के अपने लिए मेमोरी बना दी। इसका मतलब ओनर अब आपको भी क्या करने लगा, मतलब ओनर के संपर्क में आ गए। इसका मतलब ओनर अब आपको जानने लगा, तो जैसे ही ओनर आपको जानने लगा तो उसका मतलब है भाई इस मेमोरी से जो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना, इसके रेफरेंस से आप क्या करोगे, तो भैया जब ओनर आपको जानने लगा तो ओनर के अंदर जितने सदस्य रहते हैं, इधर देखो इधर, ओनर के अंदर जितने सदस्य रहते हैं, एक सदस्य कौन रहता है, डिस्प्ले। तो इसका मतलब यह है कि अब ओनर के अंदर जितने सदस्य रहते हैं वो उसको भी जानने लगेगा। लेकिन अगर आप माई मेथड के अंदर जितने सदस्य बनाना चाहते हो बना लो, एक मेथड, 10 मेथड। आप चाहते हो कि मेरे सारे के सारे फैमिली मेंबर को मेन मेथड जाने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस। अरे होता नहीं है कि मान लो कोई अधिकारी है, मान लो ये अधिकारी है, मान लो अधिकारी है, और हमारे पास ये हमारा घर है, और हमारे घर में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग, लेकिन ये अधिकारी है तो अभी तो ये जानता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ कहते हैं ना, जुगाड़, रेफरेंस लगा दो भाई मेरा, ताकि वो जाने। तो जैसे ही रेफरेंस लगा, जैसे ही एक बंदा आपके घर में, मतलब एक बंदे ने जैसे यहाँ पे रेफरेंस लगाया, तो जितने भी अंदर बंदे होंगे वो सबका ऑटोमेटिकली क्या होता है, रेफरेंस, मतलब जान पहचान हो जाती है। तो ये वही जान पहचान हो गई कि जैसे ही माई मेथड का रेफरेंस इसके अंदर आ गया, तो मतलब माई मेथड अब जानने, मेथड एग्जांपल जानने लगा माई मेथड को। इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसके रेफरेंस से क्या होगा, बाकी के भी आप लोग, अरे यार एक का रेफरेंस कहता नहीं है कि यार हमारे घर में एक लोग अगर यहाँ पर चला जाए तो हमारे सारे लड़के उसी फील्ड में चले जाएंगे। ये वही बात हो गई कि एक अगर आ गया माई मेथड तो उसके अंदर जितने भी उसके फैमिली मेंबर थे वो सारे के सारे क्या हो गए, सेट हो गए। तो ये वही वाली बात है, आपके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, समझे कि कैसे ये हुआ पॉसिबल,
कि जैसे आपने इसको यहाँ पर बनाया वैसे जैसे ही एक का रेफरेंस आ गया तो इसके रेफरेंस से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, एड्रेस होता है, तो इसके एड्रेस से क्या होगा, आप सारे के सारे मेथड क्या कर सकते हो, एक मेथड, दो मेथड, इसके अंदर प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, जो भी होगा सबको आप एक्सेस कर सकते हो। समझे जी? तो कुछ समझ में आया ये ऑनलाइन पब्लिक वाइड, मान लो हेलो ले आए या मान लो ले आए गेट नेम, और यहाँ पर आपने लिख दिया माई नेम इज, क्या नाम है तुम्हारा, राहुल। राहुल, ठीक, ये कर दिया। तो अब इस गेट नेम को क्या यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते हैं? कैसे कॉल करोगे, वो बीजे माई मेथड डॉट गेट नेम, ये लो। तो आंसर क्या लगेगा, अब दो सदस्य राहुल लगेगा। एक बार आपने मेन मेथड के अंदर रेफरेंस बना दिया, उसके बाद उसके अंदर जितने भी आएंगे वो आ जाएंगे। समझे कि नहीं? तो ये है मेथड डेफिनेशन, और नीचे हमने क्या किया कॉलिंग, तो ये भी मेथड डेफिनेशन है, यूजर डिफाइंड, ये भी मेथड डेफिनेशन है, और ये क्या है मेथड कॉलिंग। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आप दोबारा भी डिस्प्ले को कॉल कर सकते हो, ऐसा थोड़ी ना एक ही बार के द्वारा नहीं कर सकते, आप बहुत बार कर सकते हो। अगर सर जैसे कि उसमें कई मेथड दे दिए उसमें, इसमें हाँ ठीक है, जैसे हेलो सिस्टर पर माय नेम क्या हो गया, एक और दे दिया मान लो, मान लीजिए एक और ठीक है दे दिया, दो दे दिया मान लो, यहाँ पे एक अगर एक बार कॉलिंग करें और चारों आ जाएगी, ये हो सकता है क्या एक बार कॉलिंग करें समझ, एक बार ऊपर वाले एक बार तो कॉल कर सारे आ गए, सारे जैसे आपने दो बार कॉल कर दिया ना सर, ये सर जैसे गेट नेम, जैसे डिस्प्ले के नाम से कॉलिंग किए, फिर गेट नेम से, हाँ फिर तीसरा कॉलिंग करेंगे, तीसरा दूसरे नाम से हाँ करेंगे, Yes, sir. हाँ। अगर एक ही नेम एक ही बार कॉलिंग करे और चारों आ जाए फिर नहीं कैसे आएगा, वही तो बता रहा हूँ। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, कैसे आ जाएगा। अब मान लो तुम दो एम्प्लॉय हो ऑफिस में, तुम्हारा नाम राहुल है, इसका नाम भी राहुल है क्या, तुम्हारा यही क्वेश्चन है भाई, सबके नाम तो अलग अलग है ना, डिस्प्ले को बुलाओगे तो डिस्प्ले आएगा, गेट ने इसका नाम, चारों तो तब आएंगे जब ये भी डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन ये बोल देगा कि मैं तो भाई पहले से ही हूँ, मैं नहीं हो सकता हूँ। अरे तो वही बात होगी, दोनों के नाम राहुल, तो भाई कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, राहुल मिश्रा राहुल शर्मा, और अगर मिश्रा मिश्रा भी सेम होगी तो राहुल 1 राहुल 2 करना पड़ेगा, ये आईडी होगी इनका की, फिर कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना। ये तो वही बात हो गई, एक को बुलाया चार आगे भिड़ते हुए, भिड़ गए चारों एक ही में, ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं कंफर्म नहीं, सही है क्वेश्चन, पूछो जो भी आता है तुम्हारे दिमाग में, सही है। हाँ क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन पूछो, तुम्हारा क्वेश्चन एकदम सही था, क्वेश्चन आप पूछो, जितना पूछोगे उतना समझ में आएगा, और कुछ दिमाग में चल रहा हो पूछ लो, कुछ भी पूछो यार, मेथड बनाइए सेपरेट काम के लिए कि हर काम अलग अलग, तुम्हारे सारे क्वेश्चन माफ है, तुम मुझे पूछ लो। आप में सर तो घबराने की कोई बात नहीं। हाँ तो मैं इसीलिए घबराहट वाले अभी, तभी मैं अभी यहाँ आया नहीं, क्योंकि घबराने वाली बात यहाँ पर थी, इसलिए मैंने आज घबराने वाली बात लिखी ही नहीं, ठीक है। आज घबराने वाली बात अब कल करेंगे, कल करेंगे, कल पढ़ेंगे इसको। आज पहले इन दोनों को अच्छे से देखो, जाके थ्योरी पढ़ो जाके इसकी।